सो बेसिकली ये वीडियो एक पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम काफी सारी थ्योरीज को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हेनरी कैविल एक वेकना की कम से कम आधी स्टोरी तो हम कवर कर चुके हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स वर्ल्ड में आखिरकार मेन विलन कौन रहेगा ये भी हमें पता लग ही गया। एंड यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी हमें डेथ देखने को मिलेगी। और काल ये कि 008 का आखिरकार मेन रोल क्यों रहने वाला है वॉल्यूम 2 के अंदर। तो वेकना चाहता तो विल को आसानी से मार भी सकता था, लेकिन बस उसने वीक और पैथेटिक जैसे वर्ड यूज करके उसे छोड़ दिया। तो ये वेकना ने एक ट्रिगर यूज करा ताकि विल अपनी पावर्स को आसानी से यूज कर सके, क्योंकि जब डॉक्टर ब्रेनर हेनरी को लेकर जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो हेनरी से बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू बिल्कुल बेकार है, वीक है और पैथेटिक है, ताकि तू कुछ भी जिंदगी में नहीं कर सकता। और ये सब डॉक्टर ब्रेनर इसीलिए बोलते हैं ताकि वेकना की पावर्स को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सके। एंड यही सेम चीज वेकना ने भी विल के साथ की। लेकिन डॉक्टर ब्रेनर यहाँ तक नहीं रुकता, वो एक इम्प्रिजन बंदे को लेकर आता है जिसे अब फांसी होने वाली है। तो बेसिकली एक कैदी है जिसे पॉइजन देके मार दिया जाएगा। तो डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के सामने उसको रखते हैं और बोलते हैं कि तू इसे मार और अपनी पावर को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसके गुस्से में आके हेनरी उस इम्प्रिजन बंदे को मार भी देता है। लेकिन हेनरी यहीं तक नहीं रुकता, वो डॉक्टर ब्रेनर को उठा के फेंकता है और वहाँ जितने भी गार्ड्स होते हैं सबको दूर फेंक देता है। फिर वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मारता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ उसका कन्फ्रंट होता है उसकी मॉम के साथ। यहाँ उसकी मॉम हेनरी से जरा भी खुश नहीं होती कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तो यहाँ पर हेनरी अपनी माँ को मारता है, उसके बाद अपनी बहन को, और इन दोनों की मौत का इल्जाम उसके फादर पर लग जाता है, बिकॉज हेनरी अपने फादर को काफी टाइम से हेलुसिनेट कर रहा था। जिसके बाद में हमें जाके पता चलता है कि ये सब कुछ हेनरी ने नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर ने करा था, क्योंकि जब डॉक्टर ब्रेनर उस पर टॉर्चर कर रहे थे और उसको काफी ज्यादा बुरा भरा कह रहे थे, तो उस समय माइंड फ्लेयर ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। तो ये सब कुछ करने वाला और सब लोगों को मारने वाला हेनरी नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर था। और वैसे भी हेनरी की पर्सनालिटी काफी ज्यादा चुपचाप थी। और इस बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, पर मुझे नहीं लगता ये उन सब चीजों का कोई मतलब बनता है बताने का। तो मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको बता के कवर अप कर रहा हूँ। एंड अब हम देखते हैं पैटी को, जो हेनरी का इंतजार कर रही है। वो इसलिए क्योंकि हेनरी जब लैब में था तो उसने शैडो वॉकिंग की थी और पैटी को बताया था कि हम इस समय वहाँ से भाग चलेंगे कहीं दूर। तो यहाँ पैटी हेनरी की सिचुएशन को समझ जाती है और उसके जाने के लिए रेडी हो जाती है, और वो उसका वेट कर रही थी स्टेज के पीछे। हाँ, जोइस बायर जो प्ले कराने वाली थी ये वही स्टेज था और उसके पीछे ही पैटी वेट कर रही थी। और यहाँ पर हेनरी आ भी जाता है और वो पैटी से मिलता भी है। लेकिन यहाँ चीजें इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि हेनरी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डार्कनेस मौजूद है और वो कहीं ना कहीं अभी भी इन सब चीज से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे माइंड फ्लेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हेनरी उसको काबू नहीं कर सकता। बट वो कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उससे कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा होता। जिससे कि यहाँ पे पैटी भी उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है ताकि उसकी विल माइंड फ्लेयर को हरा दे और हेनरी अपनी बॉडी पर पूरा काबू कर ले। और गैस इसी बीच एंट्री हो जाती है डॉक्टर ब्रेनर की। वो अपनी सारी टीम के साथ में वहाँ पर आ जाते हैं और हेनरी और पैटी बैकस्टेज राफ्टर के ऊपर खड़े हुए होते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर ब्रेनर का बस एक ही मकसद है कि उसे बस पोर्टर खुला रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये लड़की बस हेनरिच बन रही है। तो वो हेनरी से बोलते हैं कि तू इस लड़की को मार दे और अपनी जितनी भी पावर है उसको फुल पोटेंशियल पे लिया। अब यहाँ पे हेनरी काफी ज्यादा कंफ्यूज एंड परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने माँ, बहन और अपने पूरे परिवार को खत्म किया है और माइंड फ्लेयर की डार्कनेस भी उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रही है। और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझने लगता है कि हाँ, मेरे अंदर डार्कनेस है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जबकि इधर पैटी उसको फुल मोटिवेट कर रही होती है कि तुम फाइट बैक करो, तुम लड़ो, इससे तुम्हें लड़ना ही होगा। बट एट द एंड हेनरी ये काम नहीं कर पाता और वो माइंड फ्लेयर के आगे गिव अप कर देता है। जिसके बाद में वो पैटी को वहाँ से धक्का मार देता है और जिस राफ्टर पे वो लोग खड़े थे वो काफी ऊंचाई पे था और पैटी वहाँ से नीचे गिर जाती है। लकीली उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन हेनरी पूरी तरीके से अपने आप को गिव अप कर देता है। एंड यही वो मोमेंट था जहाँ वेकना की डार्कनेस हेनरी पर पूरी तरीके से काबू कर लेती है, बिकॉज हेनरी जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी फैमिली या फिर वो लड़की, उसने उन सबको ही खो दिया और वो भी अपने हाथों से। अब हेनरी ने क्योंकि पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया था, इसीलिए डॉक्टर ब्रेनर उसे अपनी लैब में लेके जाते हैं और उस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में वो उसके ब्लड को निकालते हैं और उन्हें प्रेग्नेंट लेडियों में ट्रांसफर किए जाते हैं। और जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके अंदर भी हेनरी जैसी ही पावर्स होती हैं। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि हेनरी को मार दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर इसको रिफ्यूज करते हैं और उसे अपने साथ रखते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अटैच हो गए थे, वो भी हेनरी क्रिल के साथ, जिस बंदे ने इतने ज्यादा कांड किए। वैसे हाँ, ये भी कम नहीं है, देखा जाए तो डॉक्टर ब्रेनर ही है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार उन्हें पोर्टल जो खोलना था। इसके बाद में डॉक्टर ब्रेनर हेनरी की पावर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक डिवाइस बनाते हैं और उसे अपनी ही लैब का स्टाफ बनाकर वहाँ पर रख लेते हैं। जिसके बाद में आगे चल के उसकी मुलाकात 11 से होती है एंड यू नो द रेस्ट ऑफ
द स्टोरी। एंड इस स्टोरी से हमें ये सब कुछ पता चल जाता है कि हमें डेफिनेटली वॉल्यूम 2 के अंदर ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्स जब हेनरी की यादों में ट्रेवल करती है तो हमें वो स्कूल वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसके अंदर हेनरी का नाम तो है ही, साथ ही साथ उसमें पैटी का नाम भी हमें दिखाई देता है। मतलब ये लोग आगे के एपिसोड में पैटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ ही उसकी और हेनरी की साथ में कहानी बताने की कोशिश करेंगे। और इस प्ले को ऑर्गेनाइज करने वाली भी जॉयस बायर्स है और इसका नाम होगा ओक्लाहोमा। और इन सारे पॉइंट्स पर अगर हम नजर डालें तो मैंने जो अभी आपको 2 वीडियो में स्टोरी बताई है ये कम्प्लीटली उससे रिलेट कर रही है। इसलिए वेकना भी उस गुफा में जाने से डरता था क्योंकि वो उसका एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी की बिना पे उसे इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। यही वो गुफा है जहाँ पर जाके हेनरी को पावर्स मिली थी और वो वेकना बना था। बट अगर इसके अकॉर्डिंग वेकना बुरा नहीं है, माइंड फ्लेयर ने उस पर काबू किया है, तो वॉल्यूम 1 में हमने देखा उसे 12 बच्चे ही क्यों चाहिए थे। और इसका जवाब बहुत पहले ही दे दिया गया था, लेकिन शायद हमने इसे नोटिस ही नहीं किया कि कैसे फाइनल सीन में जब वेकना अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बाहर आता है तो वो विल को पकड़ के उससे बोलता है उसे 12 परफेक्ट बच्चे चाहिए जिसके बाद में वो अपने अकॉर्डिंग अर्थ को रीशेप कर सके। ये लगभग वैसा ही है जैसा सालों पहले डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के साथ किया था। उसने हेनरी का ब्लड निकाल के बच्चों में इंजेक्ट किया था और उन्हें पावर्स दे दी थी ताकि वो उन्हें वेपन्स में बदल सके। और हेनरी को 12 ही बच्चे क्यों चाहिए, इसका जवाब या कहूँ तो क्लू हमें डस्टिन देता है जब हेनरी उस बॉल के अंदर अपनी कार को घुसा देता है। तब डस्टिन को समझ में आता है कि ये दीवार एक सर्कल है और उसका सेंटर पॉइंट है हॉकिंस लैब, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वही जगह जहाँ अपसाइड डाउन का पहला गेट खुला हुआ था एक्सीडेंटली और हेनरी को एक्स डायमेंशन में फेंक दिया गया था। और इसे अगर वेकना के क्लॉक ऑब्सेशन से जोड़कर देखें, 12 बच्चे 12 पोजीशन, ये सारा पैटर्न हॉकिंस को सेंटर पॉइंट बना के घूमता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वेकना इन्हें विल जैसी ही साइकिक पावर दे रहा हो, क्योंकि वो खुद की एंटी माइंड फ्लेयर आर्मी बना रहा होगा। यहाँ विल की एक झलक में हम देखते हैं कि उन बच्चों के मुंह में भी वैसे ही टेंटिकल्स लगे हुए हैं जैसे पहले विल के लगे थे। और वैसे भी जब हेनरी को पहली बार 11 अपसाइड डाउन वर्ल्ड में भेजती है तो वहाँ हमें दिखाया जाता है माइंड फ्लेयर। तब कैसे न कैसे करके हेनरी ने माइंड फ्लेयर को उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर कैद कर दिया होगा, लेकिन वो अब इस बॉल को अकेले ओपन नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें उस बच्चों की जरूरत है ताकि वो उस बॉल को ओपन कर सके और माइंड फ्लेयर से फाइट करे, ताकि वो दोबारा अपसाइड डाउन वर्ल्ड को अपनी तरीके से रीशेप कर सके और खुद को माइंड फ्लेयर के चंगुल से आजाद कर सके। और क्योंकि उसने ये सब कुछ बोला भी था इसीलिए, एंड यही वजह है कि वो विल को नहीं मार के उसकी पावर को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करता है ताकि आगे चल के वो उसका यूज कर सके। क्योंकि इतने समय से जिसे हम देख रहे हैं वो हेनरी के लिए वेकना नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर है जिसने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया था हेनरी केवल की बॉडी पर। इसीलिए हमें काली यानी कि 008 भी इंट्रोड्यूस करी गई थी वॉल्यूम 1 में, क्योंकि उसकी पावर से रीशेप या फिर शेप शिफ्टर, वो लोगों को वो सब दिखा सकती है जो वो खुद चाहती है कि लोग देखें। क्योंकि वॉल्यूम 2 में एक ऐसा सीन आएगा जहां 11 वेकना के फाइनल फॉर्म से फाइट करेगी, लेकिन वो उसी वक्त अपने पावर्स के मेजर पोर्शन लूज कर देगी, या फिर कहें तो उसका कंट्रोल अपनी पावर्स पर वीक हो जाएगा। एंड इसी दौरान 11 के सामने काली का इल्यूजन अपीयर होता है जो एक्चुअली एक रियल माइंड कॉन्टेक्ट होता है। काली उससे बोलती है कि यू आर नॉट फाइटिंग अलोन लिटिल सिस्टर, नॉट दिस टाइम। जिसके बाद में 11 डायरेक्ट अटैक करती है और वो वेकना का सामना करती है। वो हेनरी के बचपन वाला वर्जन वेकना को दिखाती है और मल्टीपल 11s बनाती है ताकि वो वेकना को इनकरेक्टली टारगेट कर सके। और काली अपने इल्यूजन का यूज करके वेकना को ट्रैप कर लेती है, जिसके बाद में 11 उससे हरा पाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।